आज का इंसिडेंट मेरी रेगुलर वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाला है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये आज भी ओपन है। ये एक ओपन केस है और आज तक इसके बारे में थ्योरीज तो बहुत सारी बनी, मैंने भी अपनी थ्योरीज बनाई हैं, बट अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया। एक चीज और भी आपके सामने है और वो अनसॉल्व है और वो है लाइक बटन। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको सॉल्व कर दें ताकि ये मिस्ट्री यहीं सुलझ जाए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। 24 दिसंबर 1945 की शाम को वेस्ट वर्जीनिया के फेटविले शहर में बने हुए इस घर के अंदर जॉर्ज सॉडर और उसकी पत्नी जेनी आने वाले क्रिसमस की तैयारियों के अंदर लगे हुए थे। क्रिसमस की तैयारियां लगभग पूरी हो ही चुकी थी और इन सभी तैयारियों को कर करके थक चुके थे जॉर्ज सॉडर और उसकी पत्नी जेनी, इसलिए वो अपने घर में बने हुए ड्राइंग हॉल के अंदर इस काउच के ऊपर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। घर का मुखिया जॉर्ज सॉडर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस, साथ ही में इसके 10 बच्चे, लिटरली 10 बच्चे, जिसमें से 9 तो उस टाइम पर घर पर ही मौजूद थे और बाकी बचा हुआ घर का सबसे बड़ा लड़का 21 साल का जोसेफ, वो अपनी आर्मी की ड्यूटी अपनी जगह पर कर रहा था। तभी जॉर्ज और उसकी पत्नी जेनी का ध्यान साइड में ही खेल रहे अपने 3 सबसे छोटे बच्चों पर गया। वो तीनों असल में गिफ्ट के साथ तोड़ाफोड़ी कर रहे थे और ये गिफ्ट किसी और ने नहीं बल्कि इन बच्चों ने ही आपस में, बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों को गिफ्ट दे दिए, छोटे बच्चों ने बड़े बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए। इन्हीं गिफ्ट के साथ ये 3 बच्चे तोड़ाफोड़ी कर रहे थे। अब क्योंकि धीरे धीरे रात गहरी होने वाली थी तो जेनी ने अपने मझले बेटों को कहा कि तुम एक काम करना, इन तीनों लड़कियों का ध्यान अच्छे से रखना और जब तुम सोने जाओ तब घर के सारे बाकी काम करके जाना, जैसे कि पर्दे वगैरह डालना, गेट बंद करना, लाइट्स वगैरह ऑफ करना, किचन की लाइट्स ऑफ करना, वो सारी ऑफ करके ही तुम आराम से सोने चले जाना। इसके अलावा 4 बच्चे पहले ही सोने के लिए जा चुके थे, मतलब अभी टोटल 5 बच्चे, 2 लड़के और 3 लड़कियां इसी ड्राइंग हॉल के अंदर उन गिफ्ट के साथ खेल रहे थे और अपनी खेलकूद फिनिश करके वो भी अपने कमरे में सोने जाने वाले थे। तभी रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ऊपर सो रही जेनी को नीचे ड्राइंग हॉल में रखे हुए लैंडलाइन फोन के बजने की आवाज सुनाई दी और इस लैंडलाइन फोन के बजते ही जेनी अपने बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर आई, नीचे की तरफ आई, लैंडलाइन फोन को उठाया और जैसे उसने हेलो बोला, दूसरी तरफ से कंच के टूटने की और बहुत जोर जोर से एक महिला के हंसने की आवाज उसे सुनाई दी। अब जैसे ये चीज जेनी ने नोटिस करी, जेनी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये महिला कौन है और उसको किस लिए फोन किया है। जेनी बार बार उससे पूछ रही है कि हाँ जी बोलो, क्या काम है, आपको किससे बात करनी है, बट सामने से उस महिला ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो लिटरली कंटिन्यू हंसे जा रही थी। ये चीज जेनी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगी। अब क्योंकि जेनी भी नींद में थी, उसने जस्ट बोल दिया कि आपने किसी रॉन्ग नंबर के ऊपर डायल कर दिया है, मैं फोन रख रही हूं, अगर आपको कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। बट सामने वाली महिला कंटिन्यू हंसती रही। जेनी ने फोन वहीं पर रखा और अपने वापस बिस्तर में ऊपर की तरफ जाने लगी। बट जैसे ही जेनी सीढ़ियां चढ़ रही थी तब उसने नोटिस किया कि उसके घर की नीचे वाले पोर्शन की ना सिर्फ सभी लाइट्स ऑन है बल्कि उसके घर का मेन दरवाजा भी खुला हुआ है, सभी कर्टेन्स भी खुले हुए हैं और सभी गिफ्ट्स भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ये चीज जेनी के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। क्योंकि वो अपने घर के मझले बच्चों को, मझले लड़कों को वे समझा कर गई थी कि तुम जब सोने जाओ तब यहां से सारा कुछ समेट कर जाना, लाइट्स वगैरह ऑफ करके जाना, पर्दे वगैरह डाल कर जाना और गेट तो बिल्कुल लॉक कर देना। बट ये चीज उन्होंने अभी तक नहीं करी। बच्चे अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। तो जेनी को ये चीज बहुत अजीब लगी कि वो अपने इस काम को कैसे भूल गए। उन्होंने घर का मेन डोर तक नहीं लॉक किया। जिसके बाद जेनी का ध्यान बीच में रखे हुए काउच के ऊपर गया और उसके ऊपर 14 साल की मैरियन आराम से सो रही थी। जिसके बाद जेनी के माइंड में आया कि हो सकता है बाकी के बच्चे जो यहाँ खेल रहे होंगे उन्होंने मैरियन को बोल दिया होगा कि तुम सबसे लास्ट में आओगी इन गिफ्ट्स के साथ खेल खेल कर, तो तुम ये सारे काम करके आना और हम ऊपर सोने के लिए जा रहे हैं। बाकी सभी बच्चे ऊपर सोने के लिए जा चुके थे लेकिन मैरियन की नींद इसी काउच के ऊपर लग गई और इसी वजह से सारे के सारे काम वो भूल चुकी थी। खैर जेनी ने खास नोटिस नहीं किया। वो नीचे वापस उतरी, घर का मेन डोर लॉक किया, लाइट्स ऑफ करी, पर्दे वापस डाले और वापस सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर में आराम से सो चुकी थी। जिसके तकरीबन आधे घंटे बाद फिर से जेनी की नींद खुली और अब की बार उसको लग रहा था कि शायद से उसको ऊपर एटिक से, एटिक आपको पता होगा, मैंने आपको काफी बार समझाया है कि बाहर के देशों में वो झोपड़ी टाइप के घर बनाए जाते हैं और इसी झोपड़ी वाले हिस्से में जो ऊपर वाला एरिया बसा है वो त्रिकोने वाला, उसी को ऊपर वाले हिस्से को एटिक कहा जाता है। और जब जेनी एटिक के नीचे सो रही थी तब उसको ऊपर एटिक वाले कमरे से बहुत तेज कुछ आवाज सुनाई दी। उसको नींदों में लगा कि शायद उसने कुछ आवाज सुनी है। उसकी नींद खुली, उसने ऊपर की तरफ ध्यान दिया, उसने आवाज दोबारा से सुनने की कोशिश करी बट फिर से उसको कोई भी आवाज नहीं आई। उसको लगा कि हो सकता है उसका वहम हो, बट उसने कुछ ना कुछ तो जरूर सुना था। खैर वो भी अब नींद के आगोश में थी। रात के तकरीबन 1:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। जेनी वापस अपना कंबल डालकर आराम से सो चुकी थी। बट इसके तकरीबन आधे घंटे बाद फिर से जेनी की एक बार और नींद खुली और अब की बार उसे कोई आवाज सुनाई
नहीं दी थी, बल्कि अब की बार उसे बहुत तेज बदबू सी आ रही थी। और इसी बदबू की वजह से जेनी की दोबारा नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोलकर जब देखा ऊपर अपने कमरे की छत की तरफ, तो उसको कमरे की छत दिखाई नहीं दी, क्योंकि कमरे के अंदर पूरा धुआं धुआं भरा हुआ था। जेनी बहुत तेजी से अपने बिस्तर से उठी। उसने साइड में लेटे हुए जॉर्ज को भी उठाया। जल्दी जल्दी उठो, यहां से बाहर निकलो, शायद हो सकता है घर में आग लग गई है। जब ये दोनों लोग भागकर अपने कमरे के बाहर की तरफ गए, बाहर हॉलवे में उन्होंने देखा कि जॉर्ज जो कमरा ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो कमरा पूरे तरीके से आग से लिपटों में घिरा हुआ है। बट अभी उनको आग बुझाने का टाइम नहीं था, क्योंकि घर में 10 बच्चे भी मौजूद थे। सबसे पहले जेनी अपने बराबर वाले कमरे में भाग कर गई, जहां घर के दोनों सबसे बड़े लड़के सो रहे थे। इसके अलावा जेनी ने अपने साथ ही अपने घर की सबसे छोटी लड़की सिल्विया को भी अपने साथ अपने बिस्तर में ही सुला रखा था। उसको भी जेनी ने अपने साथ गोदी में उठाया और सबसे पहले भागकर दोनों लड़कों को जाकर उठाया। उन दोनों लड़कों को बाहर बुलाकर ये पांचों लोग घर के नीचे वाले फ्लोर पर गए, मतलब कि उसी ड्राइंग हॉल में गए जहां पर मैरियन उस काउच पर सो रही थी। मैरियन को जाकर जगाया। जेनी ने सिल्विया को सबसे पहले मैरियन के हवाले किया, क्योंकि अभी भी घर के 5 बच्चे ऊपर एटिक में सो रहे थे। घर का मुखिया जॉर्ज, उसकी पत्नी जेनी और घर के 4 बच्चे बहुत आराम से इस आग से बचते बचाते घर से बाहर निकल आए। बट अभी भी 5 बच्चे ऊपर ही मौजूद थे। बट बाहर निकले हुए इन लोगों के माइंड में बस यही चिंता थी कि आखिर उन 5 बच्चों को किस तरीके से बाहर निकालें, क्योंकि घर पूरे तरीके से आग की चपेट में अब लगभग आ चुका था। बाहर खड़े खड़े जॉर्ज ने अपने दोनों बेटों को कहा कि हमें किसी भी तरीके से ऊपर एटिक में चढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम अपने भाई बहनों को बचा सकते हैं, वरना हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि वो 5 बच्चे छोटे हैं, वो आग से नहीं लड़ सकते, वो इसी आग में जलकर राख हो जाएंगे। दोनों बेटों ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल हम करेंगे, आप बताइए हमें क्या करना है। तब जॉर्ज ने कहा कि हम हमारे घर की सीढ़ी, जो कि हमेशा घर के साइड में लगी रहती है, ऊपर एटिक तक जाने के लिए हम उस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की तरफ जाएंगे एटिक के पास, और वहां जो खिड़की लगी हुई है उसका कंच तोड़कर हम खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होंगे और उन 5 बच्चों को खिड़की से बाहर निकालकर हम भी नीचे उतर आएंगे। सभी को प्लान समझ में आ चुका था। जॉर्ज और उसके दोनों बड़े बेटे घर के पीछे वाली साइड पर गए, जहां पर वो सीढ़ी रखी हुई थी। बट हमेशा वो सीढ़ी वहां पर मौजूद होती थी, लेकिन उस रात वो सीढ़ी वहां पर थी ही नहीं। जॉर्ज और उसके सभी बच्चों ने मिलकर, जेनी ने भी मिलकर घर के चारों तरफ देखा, लेकिन उनको वो सीढ़ी कहीं पर भी नहीं मिली। अब इससे पहले कि वो इस सीढ़ी के लिए अपना टाइम वेस्ट करे, उन्होंने इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप कर दिया। जॉर्ज ने कहा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सीढ़ी को बाद में ढूंढेंगे। मैं अपने दोनों ट्रक्स में से एक ट्रक को चलाकर यहाँ पीछे की तरफ लेकर आता हूँ, हम ट्रक के ऊपर चढ़कर ऊपर एटिक पर चढ़ जाएंगे और फिर वही प्लान अपना वो कंच को तोड़कर उस खिड़की में से 5 बच्चों को बाहर निकाल लेंगे। दोनों बेटों ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत जाकर अपना ट्रक लेकर आए। जॉर्ज तुरंत भागते हुए सीधा अपने पहले ट्रक पर चढ़ा। ट्रक को उसने स्टार्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि चाबी उन्होंने अंदर ही लगाकर छोड़ी हुई थी। बट शाम को ही उसने अपना ट्रक लाकर सही सलामत खड़ा किया है, लेकिन वो ट्रक उस रात स्टार्ट ही नहीं हुआ। जॉर्ज ने फिर टाइम वेस्ट नहीं किया। जॉर्ज वहां से बाहर निकला, अपने दूसरे ट्रक में गया, उसमें भी उसने चाबी लगाकर छोड़ी हुई थी, उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करी। लेकिन शाम को ही उसके कारीगरों ने ये वाला ट्रक भी यहां पर लाकर खड़ा किया था, लेकिन ये वाला ट्रक भी उससे उस टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये चीज जॉर्ज को भी बहुत ज्यादा अजीब लगी, लेकिन उस टाइम पर उसके पास सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब बेचारा जॉर्ज करे तो करे क्या। जिसके बाद जॉर्ज ने उन बैरल्स को खोजना शुरू किया, जो उस टाइम पर आग बुझाने के लिए इमरजेंसी में हर घर के बाहर रखे जाते थे। असल में आज तो हम वो आग बुझाने वाला सिलेंडर कहीं पर भी रखते हैं, ताकि अगर इमरजेंसी पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। बट पुराने जमाने में लोग बड़े बड़े ड्रम्स भरकर रखा करते थे पानी से, ताकि अगर इमरजेंसी पड़े तो हम इन पानी को यूज करके कहीं पर भी आग को बुझा सके। बट जैसे ही जॉर्ज ने उन बैरल्स को ढूंढा, उनको खोलकर देखा, तो सारा का सारा पानी उस टाइम पर जमा हुआ था, जबकि उस रात इतनी ज्यादा ठंड मौजूद भी नहीं थी। अब वो पानी कैसे जमा, ये आज तक समझ नहीं आया। इसके अलावा जॉर्ज सीधा भागते हुए अपने परिवार के पास आया, उन सभी को सारी बातें बताई कि ना ही हमें सीढ़ी मिली, ना ही दोनों ट्रक स्टार्ट हुए, और ना ही हमारे पास पानी है जिससे हम आग बुझा सकें। इस टाइम पर आते आते जॉर्ज और उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका था अपने बच्चों को इसी घर के अंदर जलता हुआ देखने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई इलाज ही नहीं था। ये आग बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। 45 मिनटों तक अपने घर को जलता हुआ देखने के बाद फाइनली उनका पूरा का पूरा घर कोलैप्स कर गया, नीचे ढह चुका था वो। और इसके बाद ही आग अब अंगारों में बदल चुकी थी। धीरे 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 कर वो अंगारे भी शांत हो गए, और इसके बाद फाइनली जॉर्ज और जेनी ने मान लिया कि उनके 5 बच्चे इस आग के अंदर पूरी तरीके से दफन हो चुके हैं, पूरे तरीके से खाक हो चुके हैं। अभी तक ये शोर शराबा सुनकर आस पड़ोसी के लोग भी जेनी और उसके पूरे परिवार के पास आकर खड़े हो चुके थे, और उनको ही तब ध्यान आया कि क्यों ना हम फायर डिपार्टमेंट को भी फोन कर दें, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। अब उस टाइम पर कुछ महीनों पहले ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और पूरे अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर नए नए फायर डिपार्टमेंट्स शिफ्ट किए जा रहे थे, उनके अंदर लोगों की भर्तियां की जा रही थी। और वेस्ट वर्जीनिया के फेटविले के अंदर भी एक नया फायर डिपार्टमेंट बनाया गया था, और इस फायर डिपार्टमेंट के हेड थे
सीजे मॉरिस। बट जैसे ही पड़ोसियों ने फायर डिपार्टमेंट को फोन करने की कोशिश करी तो लिटरली ना सिर्फ यहां जेनी और जॉर्ज के घर का टेलीफोन खत्म हो चुका था आग के अंदर जलकर, बल्कि पूरे के पूरे इलाके के ही फोन लाइंस कट की जा चुकी थी। हर पड़ोसी अपने घर के अंदर जा जाकर अपने लैंडलाइन को चेक कर रहा है कि क्या वो इमरजेंसी नंबर को डायल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन नहीं, हर किसी का फोन वहां पर डेड हो चुका था। लिटरली वहां से एक आदमी को भागकर जाना पड़ा, पूरे 1.5 घंटे दूर वो भागकर गया उस फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस तक। वहां जाकर इस फायर डिपार्टमेंट के चीफ सीजे मॉरिस से मिला रात के टाइम पर तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे। और जब उसने सीजे मॉरिस को बताया कि घर में आग लगी हुई है, सब सीजे मॉरिस ने कहा कि देखो जनाब, बेशक मैं इस फायर डिपार्टमेंट का हेड जरूर हूं, लेकिन मुझे नई नई भर्ती यहां पर मिली है और मुझे फायर ट्रक चलाना ही नहीं आता, इसलिए मुझे कोई और बंदा बुलाना पड़ेगा जिसको फायर ट्रक चलाना आता हो। हम उनकी सहायता से ही इस आग को ठंडा कर पाएंगे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि फायर डिपार्टमेंट के हेड सीजे मॉरिस ने पूरे के पूरे 2 घंटों का वेट किया किसी एक्सपीरियंस स्टाफ के आने का जिसको ट्रक चलाना आता हो। और जब वो स्टाफ आया तकरीबन सुबह के 6 बजे और तकरीबन 7:30 बजे के आसपास वो ट्रक लिटरली यहां जेनी और जॉर्ज के घर पर पहुंचा इस आग को बुझाने के लिए, जब ये आग पहले ही राख बन चुकी थी। फायर डिपार्टमेंट वालों ने फाइनली इस राख को भी ठंडा किया पानी डाल डालकर। अब पूरा का पूरा घर और उसके अंदर मौजूद 5 बच्चे इस राख के अंदर मिल चुके थे। बेशक राख के अंदर मिल चुके थे, लेकिन उनकी हड्डियों का क्या? अब हम सभी को पता है कि हड्डियां बहुत जल्दी आग के अंदर नहीं जलती। बेशक हम किसी भी शरीर को जला सकते हैं, लेकिन हड्डियों को जलाने के लिए एक बहुत अलग लेवल का टेम्परेचर चाहिए है उनको राख के अंदर तब्दील करने में। और जब जॉर्ज और जेनी ने भी फायर डिपार्टमेंट वालों से कहा कि हमारे बच्चों की हड्डियां तो मौजूद होंगी, यहाँ पर उनके कंकाल तो मौजूद होंगे, कम से कम हमें वो तो दे दीजिए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर पाए। बट जैसे ही फायर डिपार्टमेंट वालों ने इस राख के अंदर हड्डियां ढूंढनी शुरू करी, उनको इस राख के अंदर एक भी हड्डी नहीं मिली। अब ये चीज फायर डिपार्टमेंट वालों के लिए भी बहुत अजीब थी, इस परिवार के लिए भी बहुत अजीब थी। इनको समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चे सच में जले भी हैं या नहीं। बट सीजे मॉरिस, अब क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर यही लिखा कि 5 बच्चे जलकर राख हो चुके हैं, और वही चीज कोर्ट में भी जा चुकी थी। 5 दिनों बाद 30 दिसंबर 1945 की दोपहर को कोर्ट के अंदर यह बोला गया कि ये आग इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से लगी थी और इसी आग के अंदर जॉर्ज और जेनी के 5 बच्चे जलकर राख हो चुके थे। 5 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट भी बनाए गए और 2 तारीख के दिन उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। उसी राख को, लिटरली उसी राख को, जो घर वाली राख थी, अब क्योंकि उसके अंदर हड्डियां वगैरह तो मिली नहीं, इस परिवार को भी लगा कि इसी राख के अंदर उनकी हड्डियों के भी कण होंगे। उसी राख को ही लाश मानकर 5 अलग अलग ताबूतों के अंदर रख रख के उनको कब्र के अंदर दफनाया गया। जॉर्ज और जेनी ने अपना एक अलग घर अलग जगह पर लिया और बाकी के बच्चे उसी घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आने लगी थी। बट जैसे जैसे लाइफ पटरी पर आने लगी थी, जॉर्ज और जेनी मिलकर डेली शाम को इस बात के ऊपर डिस्कस करते कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था, हमारे घर के अंदर आग कैसे लगी, और आग अगर नीचे से लगनी शुरू हुई थी तो हम भी तो बीच वाले फ्लोर पर थे, तो हमारे कमरे के अंदर आग क्यों नहीं लगी, आग सीधा ऊपर कैसे पहुंची। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स थी जो अब आगे आने वाली थी, और उन्हीं डिटेल्स की वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूं। इसमें सबसे पहली और सबसे अजीब बात इस परिवार को यही लग रही थी कि हमारे घर की सीढ़ी, जो कि हमेशा आज तक कभी भी उसको उस जगह से हिलाया नहीं गया, हम उसे हमेशा अपने घर के पीछे उसी एटिक तक लगा कर रखते थे अगर कभी जाना पड़ जाए ऊपर, तो आखिर उस रात उस सीढ़ी को किसने छेड़ा। जो भी बच्चे जिंदा थे उन सभी ने मना कर दिया कि नहीं मम्मा, हमने नहीं छेड़ा, हमें उस सीढ़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आखिर उस सीढ़ी को छेड़ा किसने, क्यों? क्योंकि वो सीढ़ी जहां पर उसे होना चाहिए था उससे तकरीबन 80 फुट दूर रोड के पास किनारे पर पड़ी थी। आखिर वो सीढ़ी वहां से अपने आप उठकर रोड तक कैसे पहुंची, ये चीज जॉर्ज और जेनी के मन में बहुत लंबे टाइम से अब चलती आ रही थी। दूसरी बात, जब सभी आस पड़ोसी वाले लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे और उनमें से एक एक करके लोग वापस अपने घर जा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो फायर डिपार्टमेंट वालों को कॉल करना चाहते थे। बट जैसे ही लोग एक एक करके अपने अपने घर पर गए फोन करने के लिए, तो आखिर ना सिर्फ जॉर्ज और जेनी के घर का फोन लाइन, बल्कि सभी के सभी पूरे के पूरे मोहल्ले के ही फोन लाइंस को कट किया जा चुका था। आखिर ये कैसे हुआ, एक साथ इतने सारे फोन कैसे डेड हो चुके थे। और जब इस चीज की जांच पूरे मोहल्ले वालों ने करवाई कि आखिर उनके सभी के लैंडलाइन काम क्यों नहीं कर रहे, तब जब वो मेन लाइन तक पहुंचे जहां से उन सभी के घरों में वो लाइन जा रही थी लैंडलाइन वाली, असल में उसी रात किसी ने उस फोन लाइन की मेन लाइन को ही कट कर दिया ताकि इस पूरे मोहल्ले के ही लैंडलाइन काम ना कर सके। इसके अलावा जब एक पड़ोसी भागकर, लिटरली 1.25 घंटा भागकर फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस तक गया और वहां जाकर जब इस फायर डिपार्टमेंट के हेड सीजे मॉरिस से मिला,
आखिर उसको फायर डिपार्टमेंट में भर्ती किसने कर दिया? क्यों? क्योंकि उसको फायर ट्रक तक नहीं चलाना आता। आखिर उसको हेड किसने बना दिया? इसके अलावा जॉर्ज के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था अपने ट्रक्स को लेकर, क्यों? क्योंकि वो ट्रक्स ही थे जिससे उसका वो बिजनेस चल रहा था ट्रांसपोर्ट का। अलग अलग ट्रक्स उसके पास थे और वो रेगुलर टाइम पर सर्विस होते आ रहे थे। और जब उसे पहले दिन शाम को वो दोनों ट्रक्स वहां पर लाकर उसने खड़े किए हैं, जब उसने ओके तरीके से उनको बंद किया है, तो आखिर तकरीबन 7-8 घंटे बाद जब उसने वापस उनको स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हुए? आखिर उनके अंदर ऐसी क्या खराबी आ गई 7 घंटों के अंदर, और आखिर वो खराबी करने वाला था कौन? तब जॉर्ज और जेनी के ही पड़ोस में से एक व्यक्ति निकलकर सामने आया जिसने पुलिस वालों को बताया कि जनाब, मैंने उस रात यहां पर एक व्यक्ति को घूमते हुए देखा था जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काला कोट पैंट डाला हुआ था और साथ ही उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सारा हुक भी मौजूद था। जी हां, आज के टाइम पर हम टोचन के लिए जो टो करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके का कुछ हुक पहले भी इस्तेमाल किया जाता था गाड़ियों वगैरह को, ट्रक्स वगैरह को टो करने के लिए, और बिल्कुल वैसा ही हुक वो आदमी अपने हाथों में लेकर घूम रहा था। जब पुलिस वालों ने आसपास पूछताछ करी तो पुलिस वालों को पता लग गया कि आखिर वो आदमी कौन है। पुलिस वालों ने तुरंत जाकर उसको झपा, उसे पूछताछ करी तो उसने बताया कि जनाब, मैं दोनों ट्रक्स चोरी करने के लिए आया था। अगर मैं रोशनी के अंदर इनको चोरी करता तो जरूर मैं पकड़ा जाता, बट मैंने सबसे पहले इस घर की पावर लाइन कट करने की कोशिश करी, लेकिन पावर लाइन कट करने के चक्कर में मैंने इस घर की फोन लाइन ही कट कर दी। लेकिन यहां पर पुलिस वाले समझ चुके थे कि अगर तूने इस घर की फोन लाइन कट करी है तो मान लेते हैं ठीक है तूने कर दी, बट वो मेन लाइन किसने कट करी जो पूरे के पूरे मोहल्ले के ही फोन अब ठप हो चुके थे। ना सिर्फ ये इतनी सारी बातें बल्कि इसके अलावा भी और भी कुछ था जो सॉर्डर फैमिली के पूरे माइंड में चल रहा था कि आखिर उनके परिवार के साथ क्या हुआ, और आगे आने वाले तो इंसिडेंट्स इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। जेनी और जॉर्ज अब कोर्ट में पहुंच चुके थे। उन्होंने कोर्ट से फिर से दरखास्त लगाई कि हमारे इस केस को रीओपन किया जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बहुत सारी अनदेखी की गई हैं, बहुत सारे सबूतों को टेम्पर्ड किया गया है। तो इस केस को दोबारा से रीओपन करके हमारे केस की अच्छे से जांच की जाए। और सबसे पहले कोर्ट ने फायर डिपार्टमेंट के हेड सीजे मॉरिस को बुलाया। सीजे मॉरिस ने सबसे पहले कोर्ट से कहा कि जनाब, इस घर के अंदर आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बट जैसी ये बात सीजे मॉरिस ने बोली, सामने खड़े हुए जॉर्ज और जेनी ने कहा कि जनाब, शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने घर से बाहर निकल रहे थे, सभी बच्चों को लेकर, बाकी बचे हुए बच्चों को लेकर, जब हम ऊपर से नीचे उतरकर घर से बाहर निकल रहे थे, तब घर के नीचे वाले हॉल में मौजूद रखा हुआ क्रिसमस ट्री वो बहुत अच्छे से जल रहा था, उसकी सभी लाइट्स जल रही थी। अगर घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता तो घर की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती, आग लगती और तब हम बाहर निकलते, बट वो क्रिसमस ट्री कैसे जल रहा था ये आप मुझे बता दीजिए, तब हम मान लेंगे कि हमारे घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस वालों से भी पूछा कि इस घर के अंदर जब आग लगी थी वैसा ही कुछ सीन दोबारा से रिक्रिएट करो छोटे पैमाने पर, और नोट करो कि जब आग लगती है उस घर का टेम्परेचर क्या होता है। जिस सीन रिक्रिएशन के अंदर सामने आया कि आग लगने से लेकर आग बुझने तक टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 750 डिग्री सेल्सियस तक गया था। और यही बात अब जेनी और जॉर्ज के माइंड में बैठ चुकी थी कि अगर टेम्परेचर 600 से लेकर 750 तक जा सकता है तो हमारे शरीर की हड्डियों को जलाने के लिए टेम्परेचर कम से कम 1000 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तभी हमारे शरीर की हड्डियां जलेंगी। और अगर हमारे घर के जलने का टेम्परेचर 1000 डिग्री तक गया ही नहीं तो हमारे 5 बच्चों की हड्डियां हैं कहां पर। इससे पहले भी इस मोहल्ले में एक घर के अंदर ऐसी आग लगी थी जिसके अंदर 7 लोग पूरे तरीके से जलकर राख हो चुके थे, और उन 7 लोगों की लाशों के कंकाल पुलिस वालों को बहुत ही इंटैक्ट कंडीशन में मिले थे, और उन सभी की हड्डियों से ही उनका बाद में अंतिम संस्कार किया गया था। ये चीज जब जेनी और जॉर्ज ने कोर्ट में बोली तो कोर्ट वाले भी समझ चुके थे कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनके बच्चों के अवशेष कहां पर हैं, उनकी 5 की हड्डियां कहां पर हैं। जिसके बाद जेनी ने खुद कोर्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग जानवरों की हड्डियों को भी अलग अलग टेम्परेचर पर जलाने की भी कोशिश करी कि जनाब आप देख लीजिए, मैं इनको जलाने की कोशिश कर रही हूं, ये लाइटर है, ये इतने टेम्परेचर तक जल सकता है, ये 1100 डिग्री तक भी जा सकता है, लेकिन आप खुद देख लीजिए किसी भी जानवर की हड्डी नहीं जल पा रही है, तो हमारे बच्चों की हड्डियां कैसे जल गई, उनकी हड्डियां गई कहां पर। जॉर्ज और उसकी पत्नी जेनी को अब तक इस पॉइंट पर आकर विश्वास हो चुका था कि हमारे बच्चे इस आग के अंदर नहीं जले, सिर्फ उनका घर जला है, उनको कहीं और ले जाया गया है, हमारे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। बट सवाल अभी भी यही कायम था कि आखिर उनके 5 बच्चे हैं कहां पर। इस आग वाले इंसिडेंट के तकरीबन 3 महीने बाद एक बस ड्राइवर जेनी और जॉर्ज के घर पर आया, उसका दरवाजा खटखटाया, बस ड्राइवर अंदर गया उनसे मिलने के लिए।
और बताया कि जनाब, जब आपके घर में आग लगी थी उस टाइम पर मैं अपनी बस लेकर आपके घर के आगे से जा रहा था और उस टाइम पर मैंने तकरीबन 6 से 7 लोगों को, जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपने हाथों में काफी सारी बॉटल्स लेकर खड़े थे और उन बॉटल्स के अंदर कुछ लिक्विड मौजूद था। और ना सिर्फ वो बॉटल्स लेकर खड़े थे बल्कि उस बॉटल के ऊपर आग जल रही थी और वो बॉटल आपके घर के अंदर फेंक रहे थे। जैसे ये चीज जेनी और जॉर्ज ने सुनी, उनके दिमाग हिल गया कि आखिर वो लोग थे कौन और उन्होंने हमारे घर को ही टारगेट क्यों किया। और जब वो ये बात बताकर बस ड्राइवर बाहर निकला, जेनी और जॉर्ज वापस अपने उसी आग वाले घर पर आए जहां पर वो पूरा इंसिडेंट हुआ था। वहां पर आसपास देखने लगे कि क्या कोई ऐसी बोतल अभी भी मौजूद है, बट अब क्योंकि 3 महीनों तक वो गर्मियां आ चुकी थी, जितनी भी बर्फ आसपास पड़ी हुई थी वो सारी पिघल चुकी थी। उसके बाद ही यहां जेनी का ध्यान अपने ही घर की बैकयार्ड में मौजूद एक छोटी सी चीज के ऊपर गया। जेनी तुरंत भागकर उस चीज के पास गई, उसने उसको हाथ में उठाया और जॉर्ज को बुलाया कि जॉर्ज तुरंत आओ, इस चीज को देखो, ये चीज क्या है। जॉर्ज ने जैसे ही उस चीज को हाथ में लिया, उसने तुरंत ही उसको बहुत आराम से, बहुत संभाल कर नीचे वापस रख दिया। क्यों? क्योंकि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड थी। और उस हैंड ग्रेनेड को देखते ही जेनी अब फ्लैशबैक में गई और उसको याद आया जब वो नीचे से घर को सारा लॉक करके, अब कब पर्दे वगैरह डालकर, लाइट्स वगैरह ऑफ करके वापस अपने ऊपर कमरे में सोने के लिए आई थी। उसके आधे घंटे बाद उसकी दोबारा से नींद खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से किसी ने कुछ गिराया हो, लेकिन उस चीज को जेनी ने इग्नोर किया और आराम से वापस सो चुकी थी। लेकिन अब जेनी को याद आया कि हाँ, उस टाइम पर उसको कंच के टूटने की भी, और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी फुटबॉल सी ऊपर एटिक के फ्लोर के ऊपर आकर गिरी हो। अब ये फुटबॉल नहीं और कुछ ही हो सकता है। जी हाँ, वो एक हैंड ग्रेनेड ही था। अभी तक आपने बहुत सारी चीजें इस परिवार के बारे में सुन ली, बहुत सारे क्लूज देख लिए कि इतने सारे सबूत सामने पड़े हैं, लेकिन अभी भी कोई जवाब हमारे हाथ में नहीं लगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है। बेशक इतनी सारी थ्योरीज हैं। रात को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वो एक अजीब सी कॉल आना, जब ऊपर से नीचे जेनी भागती हुई आई थी, उसने फोन उठाया था और दूसरी तरफ से एक औरत बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। दूसरी बात, वो पावर लाइंस का कट हो जाना। तीसरी बात, कोई भी लैंडलाइन नहीं मिलना। चौथी बात, वो घर की सीढ़ी अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। और पांचवी सबसे मेन बात, जॉर्ज के दोनों ही ट्रक्स उस टाइम पर स्टार्ट नहीं हुए। तो यहां पर मेरे सबसे पहले 2 सवाल हैं। पहला ये कि अगर इतनी सारी चीजें इस घर के अंदर हुई हैं, तो आखिर वो सारी चीजें करी किसने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आखिर इस हंसते खेलते परिवार के 5 बच्चों को कोई इस तरीके से क्यों निपटाएगा? अगर निपटाया नहीं है तो अपने साथ क्यों उठाकर लेकर जाएगा? आखिर वो बच्चे हैं कहां पर? उनके साथ क्या हुआ है? क्या आपको यहां पर नहीं लग रहा कि इस पूरे के पूरे कांड के पीछे एक बहुत तगड़ा, बहुत ही शार्प मास्टरमाइंड लगाया गया है? क्यों? क्योंकि जिसने भी ये किया है उसको पता था कि जैसे ही जॉर्ज और जेनी घर के बाहर भागते हुए आएंगे, वो सबसे पहले एटिक पे जाने की कोशिश करेंगे तो सीढ़ी छुपा दो, जिसके बाद वो ट्रक्स के पीछे जाएंगे तो ट्रक्स को खराब कर दो, वो फोन मिलाने की कोशिश करेंगे तो लैंडलाइन की तार काट दो, वो पानी के लिए भागेंगे तो बैरल्स के पानी को पहले ही जमा दो। इतनी सारी प्लानिंग अगर उन्होंने करी है तो इसके पीछे आखिर वो माइंड कौन है जो लगभग एक नेक्स्ट टू परफेक्ट क्राइम करके जा चुका है? इन सभी सवालों को अपने माइंड में रखते हुए ही मैंने इस पूरे परिवार के इतिहास को खंगालना शुरू किया और तब मुझे पता चला कि इस परिवार का मुखिया यानी कि जॉर्ज सॉडर, ये पहले यहां अमेरिका में नहीं रहता था। इसका जन्म असल में सार्डिनिया में हुआ था और सन 1908 में ये अपने इलाके सार्डिनिया को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो चुका था और वहीं पर इसने काम धंधा संभाला। यहीं पर रहते हुए उसने शादी करी और उसके 10 बच्चे हुए, जिसके साथ धीरे धीरे इसका पूरा परिवार बनकर अब तैयार था। बट सन 1945 तक आते आते जॉर्ज सॉडर ना सिर्फ इटली की बल्कि अमेरिका की भी राजनीति के अंदर अपने पैर रख चुका था और पैर रखते ही उसने सबसे पहले बोलना शुरू किया इटली के सबसे ज्यादा बदनाम तानाशाह मुसोलिनी के खिलाफ। और ये जॉर्ज सॉडर बहुत पहले से ही अमेरिका के अंदर रहते हुए अपने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर करके पूरी दुनिया के अंदर भेज रहा था, मेल कर रहा था उन सभी बड़ी हस्तियों को, जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इस मुसोलिनी को गालियां दे रहा था। 1945 की अप्रैल महीने तक आते आते मुसोलिनी को भी उसके देश यानी कि इटली के अंदर ही मौत की सजा दे दी गई और उसके बाद से ही जॉर्ज सॉडर ने भी अपने अलग अलग वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए थे, जिसके अंदर वो बता रहा था कि हाँ, इसको ये मौत की सजा बिल्कुल सही दी गई है। बट अब क्योंकि ये मुसोलिनी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, ये कोई आम आदमी तो था नहीं, ये पूरे देश का तानाशाह था। इसके साथ खड़े होने वाले लोग भी बहुत थे, इसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग भी बहुत थे। अब जो लोग मुसोलिनी के साथ खड़े थे, ऑब्वियसली उनको मुसोलिनी की मौत से दुख हुआ होगा, उनको उससे दर्द हुआ होगा, और जो लोग उनके इस दर्द का मजाक बनाएंगे ऑब्वियसली वो बदला तो लेंगे ही। जी हाँ, 5 दिसंबर 1945 की दोपहर के टाइम पर जब जॉर्ज अपने ही घर पर मौजूद था, तभी उसके घर का दरवाजा खटका और जॉर्ज खुद उठकर अपने घर का दरवाजा खोलने गया। सामने एक व्यक्ति पूरा कोट टाई पहनकर सूटेड बूटेड अवस्था में अपने हाथ में एक पेपर लेकर खड़ा हुआ था। अब जैसे वो पेपर जॉर्ज ने देखा, वो
आदमी सामने से समझाने लगा कि जनाब आपको एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपको अपने पूरे परिवार का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बट जॉर्ज का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। जिसके बाद वो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, उसने बहुत जोर जोर से जॉर्ज को गालियां देनी शुरू कर दी कि जॉर्ज तुम अगर ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं लोगे तो तुम्हारी ही जान को खतरा है, बेशक आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा का पूरा घर आग के लपटों में तब्दील हो जाएगा, पूरा का पूरा घर ढह जाएगा। लेकिन जॉर्ज ने उसकी बातों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जॉर्ज को झटका तब लगा जब जॉर्ज पहली बार कोर्ट के अंदर अपने इस केस को लेकर गया था। जी हां, वो व्यक्ति जो उसको लाइफ इंश्योरेंस बेचने आया था वो वहां सामने मौजूद जजेस की बेंच में से एक जज था। सामने बैठे हुए 5 जजेस में से एक जज वो खुद आदमी था जो उसको पहले लाइफ इंश्योरेंस बेचने आया था। इसके अलावा क्रिसमस से तकरीबन 5 दिनों पहले भी एक व्यक्ति नौकरी मांगते हुए जॉर्ज के पास आया। उसने कहा कि जनाब मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं, अगर आप मुझे चाहो तो अपनी कंपनी में भी नौकरी दे सकते हो, अपने घर पर भी काम धंधे के लिए रख सकते हो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। बट जॉर्ज ने मना कर दिया कि उसको काम की कोई जरूरत नहीं है, उसको ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए, इसलिए तुम अपना तामझाम उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। बट जाते जाते उस व्यक्ति ने भी कहा कि जनाब आपके घर का जो फ्यूज बॉक्स है एक ना एक दिन ये आपकी जान ले लेगा या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। जॉर्ज ने उसकी बातों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने अभी हाल ही में इस फ्यूज बॉक्स को बदलवाया था, वो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में था, वो बिल्कुल नया था। इस पॉइंट तक आते आते जॉर्ज और उसकी पत्नी जेनी को यह विश्वास हो चुका था कि उनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं, उनको जरूर कोई उठाकर अपने साथ ले गया है और उनको उठाने के बाद ही इस पूरे के पूरे आग को प्लान किया गया है। बट आखिर उनके बच्चे हैं कहां पर? इस बात के लिए उन्होंने पता लगाना शुरू किया तो काफ़ी सारे लोग सामने आए। उनके एक तो पड़ोसी ने ही सामने आकर उनको बताया कि जनाब हमने रात को एक काली गाड़ी के अंदर आपके 5 बच्चों को पीछे बैठे हुए देखा था और उस गाड़ी को एक अननोन व्यक्ति चलाकर सीधा आपके घर से दूर हाईवे की तरफ जा रहा था। इसके अलावा पास ही के एक शहर चार्ल्स टाउन से भी एक सर्वेंट सामने आई जो कि एक होटल में काम कर रही थी। उसने बताया कि अगली सुबह यानी कि 26 दिसंबर के दिन सुबह सुबह ये 5 बच्चे मेरे होटल में आए थे और मैंने इनको खाना तक खिलाया। बट उनके साथ 4 और इटालियन लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक काला कोट पैंट डाला हुआ था और वो इटालियन लैंग्वेज में ही आपस में बातें कर रहे थे। इसलिए मैंने उनके अंदर कुछ खास इंटरफेयर नहीं किया, मैंने जस्ट उनको सर्व किया और बस बात खत्म। जॉर्ज और जेनी दोनों ही FBI हेडक्वार्टर्स में गए। वहां पर जाकर FBI वालों से रिक्वेस्ट करी कि आप इस केस को हैंडल करें और हमारे 5 बच्चों की तलाश करें। बट FBI ने मना कर दिया कि जब तक पुलिस वाले हमको नहीं कहेंगे और कोर्ट हमें नहीं इस केस को ट्रांसफर करेगी, हम खुद से पर्सनली इस केस को डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम बस ये कर सकते हैं कि पुलिस वालों के साथ हमारे 2-3 एजेंट्स भेज सकते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। बट यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस वालों ने FBI की हेल्प लेने से साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आने वाले कई महीनों तक, कई सालों तक बहुत सारी लीड्स मिली इस परिवार को कि हाँ उनके बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं। और जॉर्ज सॉडर साथ में जेनी सॉडर पूरे के पूरे देश में, आसपास के भी कई सारे देशों में घूमे अपने बच्चों को ढूंढते हुए कि हाँ उनके बच्चे कहीं तो उन्हें मिल जाएं। बट उनके बच्चों की उनको कोई भी लीड सही राह तक नहीं लेकर गई। अगस्त 1949 में यानी कि तकरीबन 4 सालों बाद जॉर्ज सॉडर ने फिर से अपने उसी प्लॉट के अंदर, जो कि अब प्लॉट बन चुका था, वहां अभी तक उसने कुछ भी नहीं भरवाया, बस ऊपर मिट्टी की एक भरत करवा कर ऊपर परत बिछा दी थी कि हाँ हमारी ये जगह सेफ रहे। 4 सालों बाद अगस्त 1949 में जॉर्ज सॉडर फिर से एक बुलडोजर लेकर इसी इलाके में आया अपने उसी प्लॉट पर और वापस खुदाई करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो शायद हो सकता है उसे कोई स्केलेटल रिमेन्स मिल जाए, कोई तो हड्डियां मिले जो ये प्रूव करे कि ये उसके बच्चे इसी आग के अंदर खत्म हो चुके हैं और वो अपनी तलाश यहीं पर खत्म कर दे। उसने जैसे ही बुलडोजर चलानी शुरू करी, नीचे से काफ़ी सारी मिट्टी निकली और उसके अंदर एक हड्डी उसको मिली। वो हड्डी लेकर तुरंत ही पैथोलॉजिस्ट लैब में गया, वहां जाकर चेक करवाई। बट पैथोलॉजी रिजल्ट्स के अंदर यही आया कि बेशक ये हड्डी तो किसी लड़के की ही है और छोटी उम्र के लड़के की है, बट इस हड्डी के ऊपर कहीं भी आग से जलने के कोई निशान मौजूद नहीं है। मतलब जब भी इस लड़के की मौत हुई होगी, इसकी आग लगने से तो मौत नहीं हुई, तो इसकी हड्डी आखिर यहाँ पर आई कैसे, ये भी आज तक समझ नहीं आया। हो सकता है यहाँ पर किसी ने जानबूझकर इस हड्डी को इस मिट्टी के अंदर दबाया हो, ताकि अगर कभी भी सॉडर्स फैमिली इस मिट्टी को उखाड़ कर जब देखे दोबारा और उनको ये हड्डी मिले तो वो कन्विंस हो जाएं कि आखिर उनको उनके बच्चों की लाश मिल चुकी है, यही हड्डी एकमात्र आखिर बची हुई है और वो इसी को अपने बच्चों की हड्डी मानकर इसका दोबारा से अंतिम संस्कार कर दें। सन 1950 में अपने घर के साथ लगते हुए हाईवे पर ही जॉर्ज सॉडर फैमिली ने एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बनाकर हाईवे के ऊपर टांगा और उसके ऊपर अपने 5 बच्चों की फोटोज और नीचे लिखा कि 10,000 का इनाम, $10,000 का इनाम, रुपए का नहीं, $10,000 बहुत होते हैं।
तो $10,000 का इनाम रखा कि जो भी हमारे बच्चों की खबर देगा हम उन्हें $10,000 का इनाम देंगे। और आने वाले 40 सालों तक वो बिलबोर्ड वहीं पर लगा रहा और लिटरली वो एक लैंडमार्क बन चुका था कि हाँ, लोग उसको एक एड्रेस की तरह यूज़ कर रहे थे कि हम इस सॉडर फैमिली के बिलबोर्ड के नीचे खड़े हैं। लोगों ने तो अपने हाउस एड्रेस के अंदर भी, सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो एड्रेस लिखवाना शुरू कर दिया कि हमारा घर इस बिलबोर्ड के पास में है। बट 40 सालों तक भी वो बिलबोर्ड वहीं पर लगा रहा और इन 40 सालों के अंदर भी सॉडर फैमिली को कोई भी लीड नहीं मिली अपने बच्चों से रिलेटेड जो उनको सही राह तक पहुंचा सके। इस इंसिडेंट के तकरीबन 20 सालों बाद यानी कि सन 1965 के आसपास जेनी को एक लेटर रिसीव्ड हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ था केंटकी कॉल केंटकी, मतलब कि वो केंटकी से आया था कहीं से। केंटकी वहाँ पर एक इलाका है अमेरिका के अंदर, आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार मेरी वीडियोस में यूज़ किया है। केंटकी से वो लेटर जेनी के पास आया और जब जेनी ने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर एक फ़ोटो मौजूद थी। जी हाँ, अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो देख रहे हैं ये फ़ोटो मौजूद थी और इस फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ था लुइस सॉडर। इसके अलावा नीचे 3-4 लाइनों के अंदर कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे। ये कोड वर्ड आज तक किसी को समझ नहीं आए। खैर, लुइस सॉडर, जी हाँ, लुइस सॉडर उन्हीं 5 बच्चों में से एक बच्चे का नाम था जो एलिजेडली उस आग के अंदर जलकर मारे जा चुके थे। जॉर्ज और जेनी ने जब इस फोटो को बहुत ध्यान से देखा और अपने बच्चों की पुरानी फोटोज को खंगालने लगे तो वो इस क्लू को ढूंढ रहे थे कि क्या ये सच में हमारे ही बच्चे की फोटो है जो कि अब 20 साल बाद इतना बदल चुका है। जॉर्ज और जेनी लिटरली कन्विंस हो भी गए कि हाँ, ये हमारा ही लड़का है, इसका नाम लुइस है, बट ये आया कहाँ से है, ये फ़ोटो किसने क्लिक किया, अब हमारा बच्चा कहाँ पर है, ये अभी तक उनको कुछ समझ नहीं आया। इसके अलावा जो इस फोटो के पीछे जो एक क्रिप्टिक कोड लिखा हुआ है, इस कोड का मतलब क्या है, इसको कोई डिकोड तो करो, बट वो कोड आज तक डिकोड नहीं हो पाया। 1967 यानी कि 1967 के अंदर जॉर्ज सॉडर की भी मौत हो चुकी थी और अपने पति की मौत के बाद जेनी बिल्कुल अकेले रहने लगी अपने घर के अंदर। उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया और अपने अंतिम दिनों तक सन 1989 तक जॉर्ज की पत्नी जेनी अपने घर से बाहर नहीं निकली। वो 1989 में उसकी भी मौत हो गई और उसके बाद से ये केस बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता गया। इस पूरे हादसे की एकमात्र अंतिम सर्वाइवर सिल्विया, जी हाँ, वही छोटी सी बच्ची जिसको गोद में उठाकर उसकी माँ जेनी बाहर लेकर आई थी, उस सिल्विया की भी सन 2021 में मौत हो गई। वो इस इंसिडेंट की एकमात्र आखिरी गवाह थी। खैर, बाकी के जो बच्चे वो मौजूद थे उनकी भी उससे पहले मौत हो चुकी थी। अब आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं वो इस केस को थोड़ा बहुत जिंदा तो रखे हुए हैं। वो अभी भी सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस केस को रीओपन करके देखा जाए कि आखिर उनके पूर्वज कहाँ पर है। बट अब सरकार भी क्या करे, इतना पुराना केस हो चुका है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। खैर, यहाँ पर मेरी एकमात्र थ्योरी मुझे यही लगती है कि यहाँ पर एक कोई सीक्रेट ग्रुप होगा म्यूजिलेनी का, इटली में रहते हुए वो सीक्रेट ग्रुप यहाँ अमेरिका आया, उसने ट्रैक डाउन किया जॉर्ज सॉडर और उसके परिवार को और बाद में जॉर्ज सॉडर से बदला लेने के लिए, क्योंकि जॉर्ज सॉडर पूरे तरीके से खिलाफ था इटली के तानाशाह म्यूजिलेनी के खिलाफ और उसकी मौत के बाद जॉर्ज सॉडर बहुत खुश भी हुआ था और उसी खुशी का बदला लेने के लिए जरूर उस सीक्रेट ग्रुप ने पूरी की पूरी रेकी करी होगी इस घर की, इस परिवार की, कि बच्चे क्या करते हैं, कितने बजे सोते हैं, कहाँ पर सोते हैं, पूरा परिवार कहाँ किस पोजीशन में रहता है। और उसके बाद ही उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से प्लान एग्जीक्यूट किया कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस पॉसिबिलिटी पर हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत ही सटीक प्लान बनाया, वही सीडी वाला, ट्रक वाला, पानी वाला, वो सारा का सारा प्लान उन्होंने बनाया। और उसके बाद ही उन्होंने सबसे पहले नीचे खेलते हुए बच्चों को उठाया होगा क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ध्यान रहे, जब जेनी नीचे आई थी उसने देखा था कि घर का मेन डोर खुला हुआ है, अनलॉक्ड है, तो हो सकता है वो पूरा का पूरा ग्रुप नीचे के नीचे ही बच्चों को अपने साथ ले गया और उसके बाद में उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया ताकि पूरे के पूरे परिवार को यही लगे कि बच्चे ऊपर ही हैं और वो ऊपर ही जलकर मर चुके हैं। इसीलिए उनकी कभी भी लाश नहीं मिल पाई। हो सकता है उनको बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू किसी और देश में ले जाया गया हो और वहां पर उनके साथ कुछ और किया गया हो। बेशक मैंने बहुत सारे अनसॉल्व्ड केसेस भी मेरे इस चैनल पर कवर किए हैं, बट ये उनमें से सबसे ज़्यादा दुख दर्द देने वाला था। क्योंकि इसके अंदर 5 छोटे बच्चे शामिल थे। बेशक कुछ भी हुआ हो उनके साथ, या तो वो आग में जल गए हों या फिर उनके साथ बाद में कुछ भी हुआ हो, बट जो हुआ होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला होगा। खैर, आज तक उस फोटो के पीछे लिखा हुआ मैसेज भी सॉल्व कोई नहीं कर पाया और ये स्टोरी आज भी पूरे तरीके से अनसॉल्व्ड है। आप मुझे अपनी थ्योरीज बताइए नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर मैं ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मेरी इन्हीं स्टोरीज के पीछे की बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नेहा बर्मन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।